हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीएस क्लासेस चैनल। आपका एपीएस क्लासेस चैनल में स्वागत है आपका। ध्यान रखिए, हम देखने वाले हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। आपकी चाहे वनडे एग्जाम हो, साथ ही साथ चाहे आपका कोई स्टेट पीसीएस का पेपर हो, चाहे बिहार का हो, चाहे आपका यूपी का हो। इवन दो आपके आने वाले जो एग्जाम का अपकमिंग एग्जाम्स हैं ग्रुप डी के, सीबीएसई, यूपीएसआई और अदर वनडे एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान रखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर मेनी वैराइटीज इन आवर जीएस सेक्शंस। तो उन्हीं प्रत्येक सेक्शंस को लेके हम जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स होंगे हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम थीम बाय थीम चलेंगे जो कई बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चंस आपके। तो वंस अगेन वेलकम टू एपीएस क्लासेस चैनल। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लास्ट हमारा वीडियो से ज्योग्राफी का पड़ा हुआ है आप वहाँ पर आके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज्योग्राफी के सेक्शंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा था। ठीक, उसी के क्रम में देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है। पहला, आज की इम्पोर्टेंट जो आइलैंड्स हैं, ठीक, उनका लोकेशंस के बारे में एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक, जैसे ग्रीनलैंड, ठीक, कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर। न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक, न्यू गिनी कहाँ पर है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ओके, न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो आपका कहाँ पर है? हिंद महासागर में। अगर बात की जाए बोर्नियो आइलैंड कहाँ पर है आपका? हिंद महासागर में है। मेडागास्कर भी हिंद महासागर में है। वैफिन आइलैंड उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। जावा आइलैंड हिंद महासागर में है। सुमात्रा भी हिंद महासागर में है। होन्सू उत्तरी प्रशांत महासागर। और जो आपका ब्रिटेनिक आइलैंड ही है, ध्यान रखिए, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास लोकेटेड है। क्यूबा कैरेबियन सागर में है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर। आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर। श्रीलंका इंडियन ओशियंस। तस्मानिया दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। विक्टोरिया आइलैंड इज लोकेटेड नॉर्थ पोल ओशियंस। ओके, उत्तरी द्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर एंड साउथ आइलैंड्स दिस इज द दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। सुलावेशी हिंद महासागर में है। एलिस मेरे ये आपका उत्तरी ध्रुव महासागर में है। ओके, अगला हमारा जो टॉपिक है आपके एग्जाम कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके ओशनिक करेंट्स हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट आपके क्या है, कोल्ड करंट की बात करेंगे हम, जो कई बार पूछे गए हैं। जैसे बेंगुएला, ठीक है, बेंगुएला जो कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है। ठीक, यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र ठंडी जलधारा है। ठीक, बेंगुएला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक, कैनरी की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। यह जलधारा उत्तर पश्चिम अफ्रीका के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, पेरिवियन या हम्बोल्ट की बात करें, यह भी एक ठंडी जलधारा है। यह दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। ठीक, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके हॉट जो ओशनिक करंट है, गर्म जलधाराओं के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसमें से सबसे पहला है हमारा गल्फ स्ट्रीम की बात करें। गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा की धारा जब एंटीज की धारा से मिलती है तो हेट्रॉस जो अंतरीप है उससे आगे बढ़ती है, तो यह गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। यह एक गर्म जलधारा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की जो खोज थी वो कौन किया था? ये पॉस डी लियोन ने किया था 1513 में। ब्राजील की जलधारा ये भी एक गर्म जलधारा है। ठीक, ब्राजील जलधारा ये ब्राजील तट के पूर्वी भाग में बहती है। ठीक, अगुलहास की बात करें, ये भी गर्म जलधारा है। अगुलहास की जलधारा ये हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ये गर्म जलधारा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगले अगले ओशन करंट की तरफ। तो ये हमारा ओशन करंट था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, ये जो इंपॉर्टेंट्स है विश्व के प्रमुख जो नहरों के बारे में, कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे एरी नहर। ठीक, ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली ये नहर थी। ठीक, ये अल्बानी में हडसन नदी किनारे के जरिए जो है ग्रेट लेक्स को न्यूयॉर्क शहर से जोड़ती है। स्वेज नहर की बात करें तो इसका निर्माण 1869 में हुआ था। यह यूरोप से एशिया के बीच का एक छोटा समुद्री मार्ग है। ठीक, यह मिस्र जिसकी राजधानी कायरो में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, मतलब ये आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिए, बनाया हुआ है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को
आपको लाल सागर रेड सी से जोड़ता है। कैसे इसे याद रखेंगे? स्वयं भूला, है ना, स्वभूला, क्लियर। तो स्व से स्वेच, भू से भूमध, लाल से लाल, लाल सागर, इन दोनों को जोड़ता है कौन? स्वेच नहर। याद रखिए यही एशिया और अफ्रीका को अलग भी करता है। अगला जो हमारा जो कैनाल है, हैंड डुंग ग्रैंड, ठीक, यह चीन की सबसे लंबी और क्या है, ह्यूमन मेड नहर है, मानव निर्मित नहर है। ठीक, इसकी खास बात क्या है, ये मानव निर्मित नहर है और चीन की सबसे लंबी नहर है। अगला हमारा पनामा। पनामा की बात करें तो पनामा में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल वाटरवेज है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक, क्लियर है। देखते हैं अब आगे आपका जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा कई बार आपके एग्जाम में डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाता है। जो पृथ्वी के भीतर कुछ डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं लेयरों के मध्य में। ठीक, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके अंतर्गत कुछ डिसकंटिन्यूटीज पाए जाते हैं। ठीक, तो उनसे कई बार पूछा जाता है और पूछा जाता है कि ये किसके बीच में डिसकंटिन्यूटी है। तो पहला है कोनराड अशुद्धता। तो यह अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट, जैसे आपको पता है पृथ्वी की जो मुख्यतः 3 लेयरें हैं। ठीक, पहला अपर, जिसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक, फिर से आपका क्या है, मेंटल है, और थर्ड वन क्या आपका है, कोर। ठीक, तो ये कई भागों में बटे हुए हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक, तो इनके भीतर जो होते हैं डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं। तो उन एग्जामों में कई बार डिसकंटिन्यूटीज का नाम देके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये डिसकंटिन्यूटी किस लेयर के मध्य है। तो जैसे कोनराड, तो ये किसमें, अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट। मोहरोविकिक, यह निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में है। रेपेटी, ऊपरी और निचले मेंटल के बीच में है। गुटेनबर्ग, निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में है। लेहमन, यह बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कमरगुल। ठीक, कमरगुल, कमरगुल। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे? सबसे ऊपर कोनराड, मोहरोविकिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग। ठीक, फिर से क्या क्या लास्ट में जाएगा आपका, लेहमन। ठीक है, तो आपका ये पांचों आप देखेंगे ध्यान से, ये पांचों डिसकंटिन्यूटीज हैं। और आपका सबसे ऊपर से कोनराड, मोहरोविकिक, आर से रेपेटी, जी से गुटेनबर्ग और एल से लेहमन है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम कैस्पियन सागर संबंध कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करें अगर, तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व के सभी झीलों में कुल जल का 40 से 44% जल यहीं पर है। इसमें जो तट के देश है कौन कौन है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चक्रवात है या जो साइक्लोन्स हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, जैसे और उनका एरिया के बारे में। चक्रवात के नाम और उनका एरिया, किस एरिया में किस नाम से जाना जाता है। इसे चक्रवात कहा जाता है हिंद महासागर में, कैरेबियन सागर में इसे हरिकेन कहा जाता है, चीन में टाइफून, जापान में टाइफू। गॉट इट। आगे नेक्स्ट अगर बात करें उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इसे विलीविलीज कहा जाता है, फिलीपींस में बागुइया, अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी में जो हमारा थीम्स है वो है रबी और खरीफ की फसल से संबंधित। ठीक, बात करें खरीफ की फसल, तो जैसे कि अभी वर्तमान में क्या है, खरीफ की फसल आपके नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। यह मानसून पर निर्भर होता है और यह जुलाई से अक्टूबर तक चलता है, अर्थात जुलाई में आपके ये बोए जाते हैं और अक्टूबर तक इनकी कटाई हो जाती है। ठीक, प्रमुख जैसे चावल, अभी धान की खेती है, मक्का, बाजरा, रागी, दाल, सोयाबीन, मूंगफली। याद रखें आप एग्जाम में किसी एक फसल का नाम देके पूछ लिया जाता है कि भाई किसमें ये किस खरीफ की है या रबी की है। बात करें रबी की फसल की बात। ठीक, मानसून की बारिश खत्म होने के बाद, जब मानसून की बारिश खत्म होती है तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और गर्मियों में मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है। ठीक, याद रखें रबी की फसलों में मुख्यतः गेहूं, जौ, सरसों जिसको रैपसीड कहते हैं, जई, चना, अलसी इत्यादि आते हैं। ठीक, कुछ ऐसे आइलैंड हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप में हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोमे, केप वर्डे। ये सभी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के आइलैंड्स हैं। ठीक, अगला हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रायद्वीप पठार मतलब क्या, ये है प्रायद्वीप। ठीक, ये क्या जो रीजन है आपका, ये क्या प्रायद्वीप है। यार कि प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जो तीन ओर से क्या है, वाटर बाउंड्री से घिरा हुआ है। ठीक,
तो देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, या पठारी भाग की बात की जाए, जो पठार यहाँ पर स्थित है। तो यह एक अनियमित है और त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से, दिल्ली से पूर्व में राजस्थान की पहाड़ी और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, इन सभी एरियो में फैला हुआ है। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी में शिलांग व कार्बी एंगलांग जो पठार है वो इसी का पार्ट है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार का औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 600 से 900 मीटर ऊंचाई है। ठीक, अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है ज्योग्राफी में वो है एल नीनो के बारे में। एल नीनो एक क्या है? एक क्लाइमेटिक इंसिडेंट है, घटना है। कह रहा है कि ये तब होता है एल नीनो जब मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह औसत से अधिक गर्म हो जाती है। क्या हो? बहुत ज्यादा हीट हो जाए। ठीक, इनसो अर्थात एल नीनो दक्षिण दोलन ये चक्र का हिस्सा होता है। कौन? एल नीनो जो होता है वो इनसो का हिस्सा होता है। इनसो क्या है? ये भी क्या है? एक भौगोलिक फिनोमिना है जो दुनिया भर में जलवायु पर्यटन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? वर्षा में वृद्धि, अफ्रीका के हॉर्न और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ आ जाते हैं। ठीक है, ये संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक, सूखा, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में सूखे की स्थिति होती है और भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है इससे। ठीक, अधिक तूफान किस क्षेत्र में आएगा? पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में अधिक तूफानों को बढ़ावा दे सकता है। कौन? एल नीनो। एल नीनो की वजह से मछलियां, प्लैंक्टन्स जैसे जो समुद्री जीव होती है उनकी संख्या में कमी आ जाती है। ठीक, क्लियर है? बात करें अगला जो हमारा भौगोलिक फिनोमेना है वो ला नीना की बात। तो इसका प्रभाव क्या होता है? तापमान। ठीक, इसका जो प्रभाव होता है इसका ला नीना का प्रभाव क्या होता है समझिएगा। ला नीना के दौरान उत्तर और कनाडा सामान्य से अधिक ठंडे हो जाते हैं जबकि दक्षिण सामान्य से अधिक गर्म हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन या वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है लानिना का? लानिना के कारण प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग और कनाडा में भारी वर्षा और बाढ़ आ सकती है जबकि दक्षिण अमेरिका में सूखा पड़ सकता है। भारतीय मानसून से क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। किससे? लानिना से। ठीक, तूफान कहाँ आ सकता है? लानिना के कारण तूफान मौसम अधिक गंभीर हो जाते हैं जिससे अटलांटिक महासागर में औसत से अधिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में औसत से कम गतिविधि हो सकती है। कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है लानिना का? लानिना उत्तर और दक्षिण अमेरिका में कृषि उपज को कम कर सकता है, विशेष रूप से गेहूं और सोयाबीन की खेती के लिए। समुद्री जीवन में प्रभाव क्या होता है इसका? लानिना के कारण सैल्मन और स्किड जैसे ठंडे पानी की प्रजातियां कैलिफोर्निया तट पर आ जाती हैं। ठीक, बात करें अगर एरिया वाइज महाद्वीपों का जो क्रम है तो सबसे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के जो महाद्वीप है तो एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये एरिया वाइज आपके जो है आपके जो सारे कॉन्टिनेंट है उनकी बात कही जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों की बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका जो हायरार्की है क्या है, तो सबसे पहले क्या आपका एशिया, ठीक, देन आफ्टर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस और थ्योरीज की बात करें जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं भूगोल से, कुछ परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के बारे में। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कौन दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसे कहते हैं पीटीटी थ्योरी कौन दिया था? पार्कर और मुर्गन ने दिया था। भू संतुलन सिद्धांत संकल्पना कौन दिया था? प्रेट और एरी ने दिया था। संवहन धारा सिद्धांत कौन दिया था? आर्थर होम्स ने दिया था। कई बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, कुछ टाइम जोन की बात करें जैसे क्या है दुनिया में तमाम टाइम जोन्स में बटे हुए हैं पूरी दुनिया। जैसे फ्रांस 12 टाइम जोन में बटा हुआ है, रसिया में 11, अमेरिका में 9, अंटार्कटिका में 10, ऑस्ट्रेलिया में 8 और डेनमार्क में 5 टाइम जोन्स हैं। ओके, देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो ज्योग्राफी में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, बात करें अगर आईएसटी के संबंधित के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं जो आईएसटी से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें जिसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की मानक समय गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी मध्याह्न रेखा से जानी जाती है। ठीक है, ये आपका इंडिया है। तो यहाँ से जो आपको जो 82.5 डिग्री गुजरती है, ठीक, क्लियर है, यहाँ से ली जाती है किसको? आपके भारतीय मानक समय को। तो आपको पता होना चाहिए जब ये गुजरती है तो लगभग क्या है 5 स्टेट्स होकर गुजरती है। कौन कौन? पहला यूपी, दूसरा एमपी, फिर से आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक, फिर से आपका उड़ीसा और लास्ट में आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
ठीक। तो इन 5 जगहों से होकर गुजरता है, आपको दिमाग में रखना है ये। संपूर्ण भारत में केवल एक टाइम जोन है, जैसे कि अन्य देशों में बहुत है, तो हमारे यहाँ क्या है, बस केवल एक टाइम जोन है। हमारा जो IST है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। यही कारण है कि जब गुजरात में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग क्या हो जाता है, 2+ घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक। जब बात करें देशांतरों का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वे GMT के संबंध में स्थानीय समय को निर्धारित करते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, वो टाइम को निर्धारित करती हैं। ठीक। कह रहे हैं हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर में 1 घंटा होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर्स, है ना। तो हर 1 घंटे में 15 डिग्री क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टाइम जोन पाए जाते हैं। भारत में मुंबई और कोलकाता के अपने स्थानीय समय होते थे पहले, परंतु देश की आज़ादी के बाद इसे खत्म कर दिया गया और वर्तमान संदर्भ में भारत के मात्र केवल क्या है, एक टाइम जोन है। जैसे अमेरिका का 9 है, लेकिन भारत का क्या है, केवल एक है। ठीक, क्लियर है। अब कुछ अगर बात करें कुछ महाकल्पों के बारे में जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू नो अबाउट सम बेटर नॉलेज। ओके, तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो महाकल्प है उनसे संबंधित। जैसे पेरियोजोइक जो आपका एरा चल रहा था, महाकल्प चल रहा था, उस समय जो समुद्री जीव और कुछ जो सरीसृप थे, ठीक है, उनका भूमि पर जन्म हुआ शुरू हो गया था। आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि बताइए निम्न से किस महाकल्प में समुद्री जीवन का और सरीसृपों का भूमि पर जन्म हुआ, तो पेलियोजोइक एरा में। प्री कैम्ब्रियन में महासागरों के बनने के बाद पहले जीवन का निर्माण हुआ और अरावली पर्वत धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ था। कब, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। सेनोजोइक में जो वर्तमान महाकल्प है, स्तनधारियों का जो है युग सेनोजोइक महाकल्प के दौरान, और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत का निर्माण, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत का निर्माण, सभी कब हुआ, सेनोजोइक युग में हुआ। मेसोजोइक में क्या हुआ था, इस महाकल्प में मध्यम जीवन और यह डायनासोर का समय था। ये किस था, ये डायनासोर का युग कहा जाता था। ठीक है, इस युग में ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल भी शामिल थे। ठीक, जो जुरासिक युग था ये रिलेटेड टू क्या था, डायनासोर के। ठीक, ये मेसोजोइक में था। क्लियर है। अब अगला हम देखते हैं कुछ, अब बात करें जहाँ हम पृथ्वी के परिक्रमण की अवस्थाओं के बारे में। तो पृथ्वी आपको, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर भी लगाती है, जिसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, और अपने जगह पे खुद क्या कर रही है, वो अपने जगह पे घूर्णन भी कर रही है। ठीक है, रोटेशन भी कर रही है। तो जब पृथ्वी परिक्रमण करती है, उसकी 4 मुख्य अवस्थाएं बनती हैं, और यही डिसाइड करता है किस प्रकार की ऋतुओं या मौसम का निर्माण होता है। ठीक तो पृथ्वी के उन 4 अवस्थाओं को देखते हैं कि उनसे जो क्वेश्चंस आते हुए कई बार। तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटर में क्या हमारे, जैसे आपको पता है सेंटर में सन है। ठीक, और पृथ्वी क्या कर रही है, इसका पृथ्वी जो है आपका अर्थ, ये क्या कर रही है, ये वेस्ट वेस्ट, किससे, पश्चिम से पूरब। ठीक है, नॉट ईस्ट वेस्ट, पश्चिम से पूरब क्या कर रही है, इसका रोटेशन भी कर रही है, रिवॉल्यूशन भी कर रही है, और अपने जगह भी घूम रही है। ठीक है, मतलब क्या, वो रिवॉल्यूशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है। तो जब वो रिवॉल्यूशन करती है, मतलब क्या, वो जब परिक्रमण करती है तो 4 अवस्थाएं बनाती है। ठीक है, सन का रिवॉल्यूशन के समय वो 4 अवस्था डिसाइड करती है किस प्रकार से किसी क्षेत्र का मौसम प्रभावित होता है। तो पहला जो है 21 से 22 दिसंबर एक अवस्था बनती है। ठीक, 21 से 22 दिसंबर का, इस समय क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु भूमध्य रेखा के दक्षिण में तथा शीत ऋतु भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक, इस समय जो होता है सूर्य जो है मकर रेखा के दक्षिण अक्षांश पर लंबवत होता है। ठीक है, अगला हमारा बसंत विषु जिसे बोलते हैं, जो बनता है 20 से 21 मार्च। ठीक, फिर से अगला हमारा ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो बनता है 20 से 21 जून के बीच में। ठीक, अगला जो हमारा डेट है, नेक्स्ट हमारा जो टाइम है बनता है वो शरद ऋतु या विषु, जिसे 22 से 23 दिसंबर को बनता है, सितंबर को। ठीक है ये चार कंडीशन बनते हैं जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का परिक्रमण करती है। ठीक, इस समय क्या होता है, विश्व में पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, जब शरद ऋतु विषु का शुरू होता है। क्लियर है। स्टॉप कीजिएगा, गर्मी लगने लगा। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र से संबंधित।
कि जो प्रमुख सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो सेंटर है, जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर, महाराष्ट्र में। रावत भाटा आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश। कैगा कर्नाटका में। काकरापार कहाँ पर है, गुजरात में है। याद रखें, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और कई बार आपके एग्जाम में यही से आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ जल विद्युत जो केंद्र है और वो कहाँ पर स्थित है, ठीक, कई बार आपके एग्जाम में दिया जाता है। तो पहला है कलपोंग जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप में है। टिहरी भागीरथी पर है और उत्तराखंड में है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कृष्णा नदी पर है स्थित है। इडुक्की परियोजना केरला में है, पेरियार नदी। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा नदी। आपको याद होना चाहिए कि सरदार सरोवर डैम से जुड़ा एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थी, इनका नाम मेधा पाटेकर, ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई है। शिव समुद्रम कहाँ पर है, ये शिवाना समुद्रम कर्नाटका में कावेरी नदी पर है, ठीक। अगला आपके एग्जाम के लिए पूछा गया है लाल सागर से जो स्थित देश हैं कौन कौन से हैं, ठीक, तो मिस्र है जिसकी राजधानी कायरो है। सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल क्या है, रियाद है। यमन जिसकी राजधानी सना है। सूडान जिसकी राजधानी खार्तूम है। जिबूती और इरिट्रिया, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि इसकी कैपिटल क्या है। ओके, जस्ट आगे देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है जो आपके ज्योग्राफी में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अरब जो पेनिसुला, हम जब बात करते हैं अरब प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप में आने वाले देश टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, 8 है ना। तो कौन कौन है, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, यमन, इराक और जॉर्डन के कुछ दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है हम देखते हैं कोयले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में रिपीटेड होते हैं कि कोयले की टाइप्स, ठीक है, कई बार एग्जाम में आपके कोयले के टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है जो कोल्स के टाइप्स होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट, ठीक, तो सबसे उत्तम कोयला माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें 90 to 95% क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक। इसकी खास बात क्या है, जलते समय क्या है, धुआं नहीं देता है ज़्यादा और ताप सबसे अधिक देता है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा इसमें निकलते हैं और ये अधिकतम जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त किया जाता है। बिटुमिनस कोयला की बात करें, कोयला का जो दूसरा टाइप है, पहला एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, इसे सेकेंड ग्रेड का कोयला कहा जाता है। इसमें कोल कार्बन की मात्रा 55 to 80% होता है। ध्यान रखिए सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों पाए जाते हैं। तो जो गोंडवाना काल है वो उसी समय का जो कोयला पाया जाता है बिटुमिनस, उसी टाइप का एक कोयला है, ठीक। पूरे क्षेत्र देश के क्षेत्र का 113 कोयला क्षेत्र में से 80 कोयला क्षेत्र जो है आपका इसी गोंडवाना क्रम में पाए जाते हैं, ठीक। लिग्नाइट कोयला की बात करें, यह सबसे खराब किस्म का और कोयला होता है और भूरा कोयला इसे कहते हैं। कार्बन की मात्रा इसमें 40% से 55% के बीच में होती है। याद रखिए जिस कोयले के प्रकार में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो कोयला उतना ही बेहतर माना जाता है, ठीक। गंधक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है इसमें, ठीक है, 2 से 7%, ठीक, इसलिए इसे कई इंडस्ट्री वाले जो होते हैं इसको यूज में नहीं लेते, किसको, लिग्नाइट कोयले को। बात करें पीट कोयला की, तो इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, जलाने पर बहुत अधिक राख और धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें ये जो होती है ह्यूमिडिटी अधिक होती है, मतलब आर्द्रता, जिस कोयले में ज़्यादा नमी होगी वो कोयला ज़्यादा अच्छे से नहीं जलता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी डिटेल दे देगा, बोलेगा बताइए कि भाई ये किस प्रकार के कोयले के बारे में बात कही जा रही है, या बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसे उत्कृष्ट प्रकार का कोयला कहा जाता है या उत्तम प्रकार का कोयला, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। या आपको देगा कि एक क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा कि एक कोयले का प्रकार जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम पाया जाता है और उसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है, उसे उसका नाम क्या है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, पीट कोयला। तो जब आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, ठीक, तो आप आइडिया लगा पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो काफी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए अगला हमारा है कुछ पहाड़ियों के बारे में। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या, जैसे ये क्या है हमारा इंडिया, तो यहाँ से ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक, इसकी बात करें नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या, जो 7 सिस्टर्स है सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, इन सब की बात किया जा रहा है।
तो यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स। ठीक, इन पहाड़ों की बात करें भाई, किस राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, खास बात मैं आपको बताऊँ मैं, तो इन पहाड़ियों में जो नाम पड़े हैं वो अधिकतम के जनजातियों के नाम पर पड़े हुए हैं। जैसे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, पटकाई, बूम। असम में मिकिर पहाड़ी, उत्तरी रेंगमा, बरेल पहाड़ी। नागालैंड में नगा पहाड़ी। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। मणिपुर में बाल पहाड़ी। मिजोरम में मिजो लुसाई पहाड़ी। ठीक है, क्लियर है। कुछ ये आपको बता भी दिया, तो पहले भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, KLJPDS। अगर आपसे पर्वत के उत्तर से दक्षिण श्रृंखला पूछे तो आपको याद होना चाहिए, K से काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर, P से पीर पंजाब, D से धौलाधार, S से शिवालिक। तो आपको याद होना चाहिए क्या सबसे उत्तर में है और सबसे दक्षिण में है, तो वही यहाँ पे दे रखा KLJP। ठीक है, तो आपको याद है KLJPDS। क्लियर। पहाड़ी का जो पश्चिम से पूर्व क्रम है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड किया गया है, और उनका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से निकलती है। जैसे सिंधु नदी कहाँ से, मानसरोवर झील। ठीक, गंगा नदी कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कोसी सप्तकोशी नेपाल से। याद रखिएगा ये क्या है, एक ट्रांस कंट्री ये रिवर है कोसी। ठीक है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, आपको पता होगा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी। कावेरी, नर्मदा की खास बात क्या है, ये और ताप्ती रिवर जो है एक ऐसा रिवर है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रिफ्ट वैली से बहने वाली जो नदी है नर्मदा नदी है। ठीक है, और खास बात क्या है, ये पूरब की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, पूरब की ओर नहीं बहती है। ताप्ती और नर्मदा ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, रिवर रिफ्ट वैली से, और साथ ही ये कहाँ पर, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक। चंबल नदी MP के महू जिला से, जानपाव पहाड़ी से। झेलम वेरनाग स्प्रिंग से, फिर पंजाब रेंज से। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है। लास्ट वन, बात करें गंगा की सहायक नदियों के बारे में, कि जो बाएं तरफ से आके मिलती है उनमें और जो दाएं तरफ से मिलती है। तो बाएं तरफ से मिलने वाली राम, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। दाएं तरफ से यमुना, टोंस, सोन। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।